चलो बेटा पढ़ना शुरू करें। आज से थोड़ा सा तब्दीली कर दी गई है टाइम टेबल में। पहली क्लास हरियाणा जीके की लगा दें क्योंकि बाद में ना मौका ही नहीं मिलता। परिमल सर की क्लास लंबी हो तो फिर वो 2:30 बजा देते हैं। मेरी क्लास बेसिकली लास्ट में सबसे लेट शुरू होती है, फिर पॉसिबल नहीं होता। और फिर 2 बजे के बाद ना पढ़ने का मूड, अपने आप एनर्जी का लेवल डाउन हो जाता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जो सुबह पढ़ा वो सबसे अच्छा और लंबा याद रहेगा। चलो हरियाणा जी के पढ़ते हैं। हम लोग शायद कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। देवीलाल जी के बारे में पढ़ा था। नेकी राम जी, पंडित श्री राम शर्मा, लाला लाजपत राय, नाहर सिंह, आए नाम ये याद, कैप्टन फतेह सिंह, ये बड़े बड़े आदमी हैं। मुरलीधर, पेज नंबर देखो कहाँ पहुँचे थे, 68 पर, 68 पेज नंबर पर। हरियाणा जी के बेटा साल 1.5 साल में एक ही बार होती है, जब ये लगता है कि पेपर आएगा उससे पहले निपटा लें। अब CET जब भी होगा, अब जैसे परिमल सर लगातार बातचीत करते रहते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड आएगा। जब भी आएगा बहुत जल्दी ही, लेकिन अनएक्सपेक्टेड। बहुत सारे बच्चे ना इस टाइम छोड़ के बैठ गए कि जब होगा तब देखेंगे। समझदार कौन होता है? तैयारी अपनी पूरी रखे, जब फॉर्म आए तो सिर्फ रिवीजन करे। महाबेवकूफ़ वो होते हैं जिनको पता है कि अगला साल नौकरियों का है, तब भी जब तक फॉर्म नहीं आएंगे तब तक बैठे रहेंगे। ये सिलेबस ना बेटा बहुत वास्ट है। सॉरी, कितने सब्जेक्ट, जैसे तुम हो एक इंसान, तुम्हें पढ़ने कम से कम 15-17 सब्जेक्ट। अगर ध्यान से देखो तो बहुत फैला हुआ है सिलेबस। तो वो एक दिन में, एक महीने में, साल भर में कंप्लीट होता नहीं है। तो अपने ऊपर 1.5 साल 2 साल लगाने पड़ते हैं। अब समझदार वो है जो नौकरियां आती रहेंगी, वो तुम्हारे मेरे हाथ की बात नहीं है। इतना कंफर्म है कि 2025 में, जैसे 24 में बहुत लोग नौकरी लगे हैं, 25 में भी लगेंगे। वो होंगे वो लोग जिन्होंने पहले 23-24 पढ़ रखा है। ये पूरा साल अगर तुमने पढ़ा है ना, तो 25 के एग्ज़ाम निकालने लायक तुम पहुंच जाओगे। जो पढ़ना ही 25 में स्टार्ट करेंगे कि ठीक है अब हम लोग थोड़े सीरियस होकर पढ़ें, फिर उनके 26-27 वाले पेपर निकलेंगे। जितने लोग यहाँ आते हैं सक्सेसफुल, वो क्या कहते हैं, 2-2.5 साल लगे। ये 10 महीने 11 महीने का प्रोसेस है ही नहीं बेटा, इसमें लगेगा। इतना सब्जेक्ट पढ़ के उन सब में कमांड बनाना मजाक थोड़ी ना है। हम तो देखो कितने टीचर्स पढ़ाते हैं, तुम पढ़ने वाले तो एक ही हो ना, तो तुम्हें तो सब कुछ सीखना पड़ेगा। अब हम जितना पढ़ाते हैं हमें पता है वो सारा तुम्हें नहीं याद रहना। उसमें से 70-80% अगर कर लोगे ना तो पेपर पास हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो टाइम टू टाइम पढ़ने होते हैं, वो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है, जिनमें से हरियाणा जीके भी है। अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थोड़ी ना है, लेकिन साइंस हमारी लाइफ का पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस हमारी लाइफ का पार्ट है। इसलिए वो चलते रहते हैं लगातार, कंटिन्यूअस प्रोसेस। पर हरियाणा जीके सिर्फ तब पढ़नी पड़ती है जब एग्ज़ाम आने वाला हो। 25 में 100% सरकार एग्ज़ाम लेगी, तो हम पहले से अपनी तैयारी रखें। फिर उस टाइम पे हम हरियाणा के सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और इसकी रिवीजन कर लेंगे। फिर हमें टाइम नहीं लगेगा। फिर हमें ये नहीं पढ़ना पड़ेगा कि ताऊ देवीलाल या जननायक जननेता देवीलाल का जन्म सिरसा में हुआ था 1915 में, या 1930 में उन्होंने जो है अपना इसमें हिस्सा लिया, भारत की आज़ादी। 42 के क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। 52 में वो कांग्रेस के मेंबर बने, 62 में वो अपोजिशन। ये अब पढ़ रहे हैं, तब तो रिवाइज करेंगे, तब समय कम लगेगा। इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दो। तुम देखना जिस दिन रिजल्ट ये आएगा ना, एग्ज़ाम के डेट पे उस दिन निकलेंगे, तब यहाँ इसी क्लास में बैठने की जगह नहीं होगी। कार्ड सबने बनवा रखा है, नए एडमिशन नहीं होते उस टाइम इस क्लास में, ओल्ड में, लेकिन ये भर जाता है। इसका मतलब सीधी बात है कि जिन लोगों ने कार्ड बनवा रखा है वो आराम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम आने पर दौड़ेंगे। तुम्हें उस भीड़ से बहुत आगे रहना है बेटा। तुम वो लोग हो जो बिना सामने हुए एग्ज़ाम के भी मेहनत कर रहे हो। फाइनली सिलेक्शन भी तुम ही लोगों में से निकलेंगे। फिर उनके बिल्कुल नहीं होंगे जो मुंह उठा के तब चले आएंगे कि चलो एग्ज़ाम आ गया अब चल पढ़ते हैं। फिर उन्हें लगेगा कि पता नहीं कैसे स्पीड से सिलेबस भाग रहा है। तुम्हें ये स्पीड उस टाइम नॉर्मल लगेगी क्योंकि तुम बहुत सारी चीज़ें कर चुके होगे। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 68 पर देखो, हमने 68 से पहले वाले ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ पढ़ ली थी, है ना? ठीक है, पेज 68 पर है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इस अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में ना बेटा, चलो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्या लिखा है, समाज सुधार आंदोलन। अब सब लोग एक बार बोर्ड पर देखो। हम क्योंकि हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हमारे समाज में ज़्यादा लोग कौन होंगे? हाँ, हिंदू होंगे ना। हम मैक्सिमम लोग हिंदू होंगे, हैं तो बाकी भी, लेकिन मेजॉरिटी तो हिंदुओं की है ना। हिंदुओं के पुराने
चीज़ों के ऊपर एक आघात फील किया हम लोगों ने, खासकर सनातनियों ने, जब नया क्या आ गया था, एक समाज, आर्य समाज। और आर्य समाज की शाखा इंडिया में सबसे पहले जो पहला हेडक्वार्टर था वो दयानंद सरस्वती जी ने मुंबई में। फिर वो घूमने हमारे रेवाड़ी आ गए, राव युधिष्ठिर से एक ज़मीन उन्होंने कहा गौशाला के लिए दान करो 1878 में। फिर 1880 में उन्होंने यहाँ एक शाखा बना दी। आर्य समाज के डर से फिर कौन एक्टिव हुए? तुम्हें याद है वो 3 भाई थे हिसार में जिन्होंने पैसा दिया था कि तुम इसको आगे बढ़ाओ। तो इस तरह से आर्य समाज के पैरेलल में सनातन, ये दोनों हिंदू हैं, बस फर्क क्या है, ये मूर्ति पूजा कर्म कांड वैदिक की बात कर रहा है, ये थोड़ा सा कह रहा है वेदों में अच्छाई को देखो, वो मूर्ति पूजा और ये कर्म कांड मत देखो। दोनों कर रहे हैं हिंदुत्व की बात ही, लेकिन ये कहता है कि भगवान के वैसे रूप जैसे तुम मानते हो वैसे नहीं है, मानवता के लिए काम करो। तो इन्हें लगता है कि कहीं ये हमारी मूर्ति पूजा और हमारे भगवान और हनुमान और शिव जी को गायब भी करवा दें, क्योंकि ये तो लोगों के दिमाग में से पिक्चर खत्म कर देंगे, फिर हम किसकी पूजा करेंगे। इन दोनों को हिंदुत्व के साथ जोड़ के देखते हैं। दूसरे हमारे हरियाणा में कौन लोग भी रहे होंगे? मुसलमान भी रहे होंगे, आज भी तो हैं, कुछ लोग सिख भी रहे होंगे, क्रिश्चियन भी हैं लेकिन बहुत कम है, बौद्ध सबसे कम है, जैनी भी हैं। अगर बात करें सिख, तो सिखों का प्रभाव है क्योंकि हम लोग पहले किसका हिस्सा थे? पंजाब। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ गुरुद्वारे हैं, अपने शहर के आसपास देखो गुरुद्वारे हैं जगह जगह। तो सिखों की संस्थाओं ने भी काम किया, मुसलमानों की संस्थाओं ने भी काम किया। हरियाणा पर एक लंबे समय तक मुसलमानों का वर्चस्व भी रहा। हम ना भूलें दिल्ली सल्तनत मुसलमानों की ही थी, तुर्की थे, अरबी थे, याद है यहाँ पर? तो हम सब उनके प्रभाव में थे। इसका मतलब हमारे ऊपर सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा, और इसीलिए हरियाणा में आपको मकबरे भी दिखते हैं और आपको मदरसे भी दिखेंगे। और उस टाइम की गुंबद, और ये जितने लोग ये नहीं मरे थे, कुछ लोगों को ताजमहल के नाम से हमने बनवा रखा है, क्या है वो? शेख चिल्ली का मकबरा। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि हरियाणा पे सब चीज़ों का प्रभाव रहा। उसी में पहला पॉइंट देखो, समाज सुधार आंदोलन। जब जब समाज सुधार की बात करेंगे तो धर्म को थोड़ा पीछे करेंगे और कहेंगे समाज में अच्छाई लाओ। पढ़ के देखो, 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी के मध्य गौशाला खोली। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, ये ज़मीन इनकी नहीं थी, ये राव युधिष्ठिर ने दी थी। लिख लो यहाँ, क्या बेटा? हाँ लिख लो, राव युधिष्ठिर। किसके वंशज हैं ये? हाँ सब देखो, अगर बड़े नामों की बात करें ना तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है वो हाथी सिंह बड़गुजर को जिन्होंने पकड़वाया था, जिनका नाम था नंदराम। नंदराम है ना। इनके बाद फिर बड़ा, सबसे बड़ा नाम था तुलाराम। और तुलाराम तो बेटा बहुत यंग एज में ही चल बसे थे। तुलाराम बहुत यंग थे, 38 साल के जब ये चले गए थे, और उस टाइम तक इनके बेटे, इनके वंशज यहाँ पर जैसे अपनी प्रॉपर्टी के मालिक थे। तुलाराम जी के ही कारण तो हम हरियाणा का शहीद दिवस मनाते हैं। ये 1857 की क्रांति का एक बड़ा कैरेक्टर थे, लेकिन बाद में फिर जब अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो अपनी जान बचाने के लिए अफगानिस्तान चले गए, फिर वहीं इनकी डेथ हो गई। तो तुलाराम जी के आगे वंशजों में जो नाम फेमस है वो हम पढ़ रहे हैं युधिष्ठिर। इन सब के नाम के आगे राव। राव हम जानते हैं यादव कम्युनिटी जो है उन्हीं को राव साहब या राव नहीं कह देते थे। तो ये तुलाराम युधिष्ठिर। अगर आज की बात करें, इसके बाद राजनीति की बात करें, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा का पहला इलेक्टेड सीएम। आज की बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह हमारी मिनिस्ट्री में है, स्टेट मिनिस्ट्री के है ना, वो एमपी तो है ही, मिनिस्ट्री में भी है बेटा, वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में, केंद्र सरकार में मंत्री का पद है उनके पास, राज्य मंत्री हैं वो, और उनके पास एक स्वतंत्र प्रभार भी है। कैबिनेट तो नहीं है लेकिन मंत्री तो है ही। चलो पढ़ो। तो गौशाला खोली, और यहाँ लिख लो 13 दिन रहे थे यहाँ। कहते हैं कि 2 दिन से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं थे अपने दयानंद सरस्वती जी, पर हरियाणा के रेवाड़ी में 17 दिन, 13 नहीं 17 दिन रुके। 1878 में लिख लेना, ये 1878 में 17 दिन रुके। ठीक है, तो ये पहली बार था जब भारत में कहीं इतने लंबे समय तक रुके हमारे दयानंद सरस्वती जी। इससे पहले 1875 में ये क्या बना आए थे? आर्य समाज। और फिर ये किताब भी लिखेंगे सत्यार्थ प्रकाश, जो बहुत फेमस होगी और हिंदी में लिखी जाएगी। आगे पढ़ना।
1875 को स्थापित आर्य समाज की रेवाड़ी की शाखा 80 में खुली। हमारे यहाँ मेन काम कब हुआ? 80। और याद है इसका सेक्रेटरी एक यंग लड़का बना दिया था, लाला लाजपत राय, जब वो 15 साल के थे। 1865 मोगा में जन्मे थे ना, यहीं लिख लो सेक्रेटरी लाला जी, SEC लिख के छोड़ दो, सेक्रेटरी लाला जी। 1880 में कट्टर हिंदुओं ने और विरोध स्वरूप झज्जर में 1886 में सनातन धर्म की शाखा खोली। ये कट्टर हिंदू किस सेंस में? जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो कहते हैं कि ये आर्य समाजी गलत हैं, तो ये मूर्ति पूजा के पक्षधर थे। इन्होंने 86 में झज्जर में काम किया। अगर याद करें 86 में लाला जी ने इसकी ब्रांच कहाँ खोली थी? हिसार। तो हिसार और झज्जर में बराबरी पर खुली, उससे पहले ये रेवाड़ी में थी। नेक्स्ट टिक करना, पढ़ लो ये। हरियाणा के अन्य जिलों में आर्य समाज की शाखाएं खोली गई। सनातन धर्म के प्रचारक, अंडरलाइन करो, सनातन, दीनदयाल शर्मा। कौन दीनदयाल? पंडित दीनदयाल शर्मा। जो क्या पढ़ा था हमने? उन्होंने बाल मुकुंद गुप्त को बड़ा मौका दिया ना, जब वो 8वीं में थे, मथुरा अखबार उर्दू में, हाँ, और शैदा उपनाम से। अगर हम याद करें, बाल मुकुंद गुप्त एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। नाम तो है बाल मुकुंद, जन्मे थे गुड़ियानी गांव रेवाड़ी में 1865 में। जब मोगा में कौन जन्मे? लाला लाजपत राय। फिर इन्होंने क और अ से काम कर रखा है। कोहिनूर और अखबार एक चुनार ये किए थे उर्दू में। फिर हिंदी में लिखे, हिंदी बंगवासी, आया हिंदुस्तान, भारत मित्र, ये सब इंपॉर्टेंट है। चलो, दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल जी ने कोई अखबार वगैरह भी निकाला था ना हरियाणा का, हरियाणा के ही नाम से हरियाणा का पहला अखबार। और हमारी शोध पत्रिका निकली थी, हरियाणा शोध पत्रिका, वो झज्जर से, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का वहाँ ज़्यादा जमावड़ा था। क्या बेटा? रेवाड़ी से थी? अच्छा, अखबार झज्जर से था, ठीक है ठीक है। चलो आगे देखना, इसमें क्या कहते हैं। सनातन धर्म के प्रचारक हो गए दीनदयाल शर्मा। तो दीनदयाल शर्मा आते ही हमें सारी बातें याद कर लेनी है। बाल मुकुंद और दीनदयाल को इकट्ठे, क्या ये कभी इसमें कांग्रेस की बैठक में भी गए थे? सेकंड बैठक में गए थे ये, और चौथी में गए थे लाला जी, और पहली में गए थे राय बहादुर लाला मुरलीधर, जो 1848 में पलवल में जन्मे थे। नेक्स्ट अंडरलाइन करना, सबसे पहले दयानंद सरस्वती हरियाणा में अंबाला आए थे 1871, लेकिन क्या तब तक इनका नाम था? इनका नाम 75 में हुआ, जब इन्होंने बंबई में आर्य समाज की शाखा खोल दी। रेवाड़ी के प्रसिद्ध आर्य समाजी राव युधिष्ठिर, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, ये राव के वंशज हैं। राव खानदान में 4-5 ही नाम हैं, नंदराम, तुलाराम, राव युधिष्ठिर, और अब फिर बात करें वीरेंद्र सिंह, और अब बात करें तो इंद्रजीत सिंह। 5 नाम इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ मुस्लिम सुधार संगठन, इसमें पहला पॉइंट टिक करो। हरियाणा में पहला मुस्लिम संगठन का नाम था अंजुमन ए शहर। अंजुमन बेटा महफिल को बोलते हैं, इकट्ठे जहां लोग बैठते हैं। अंजुमन ए शहर, ये कोई संगठन बनाया होगा, बहुत लेट बना, 1976 में। 1976 काट दो, ये 1800 होना चाहिए। नेशनल मॉमडन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। इसकी शाखाएं 1886 में अंबाला और 1888 में हिसार में खोली गई। यानी मॉमडन एसोसिएशन के ऊपर काम अंबाला और हिसार। क्या अंबाला में कांग्रेस के ऊपर काम हो चुका था? कांग्रेस याद करो 1885 में बनी थी देश में, 86 में राय बहादुर मुरलीधर ने में अंबाला में पहली ब्रांच खोली थी, आया याद ये। फिर उसी सेम के ऊपर काम किया था हिसार में लाला जी ने, लाला लाजपत राय ने पहले खोली ये वाली रेवाड़ी वाली, क्या आर्य समाज वाली। फिर अगले साल उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पे काम करूंगा, ये टिक कर लो। तो वहीं सेम जगह अंबाला और हिसार, सेम जगह कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस पहले थी। अंबाला में कांग्रेस थी 1886 में, और हिसार में कांग्रेस खोली थी 1887 में। 87 में खोली थी बेटा शायद, देख लेना पीछे उसका सन। नेक्स्ट टिक करना, 1880 में सिखों ने सिख सभा की स्थापना की। यानी सबको अपनी अपनी सूझ गई थी 1875 के बाद से, सिख अपना कर रहे हैं, हिंदू अपना कर रहे हैं, सनातनी अपना कर रहे हैं, आर्य अपना कर रहे हैं। 1885 में, अंडरलाइन कर लो, 1885 कांग्रेस का पहला सम्मेलन बंबई में हुआ। तो 72 प्रतिनिधियों ने पंजाब हरियाणा की तरफ से एकमात्र लाला मुरलीधर शामिल हुए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन है? पंडित श्रीराम। वो श्रीराम का नारा लेके कितने आंदोलनों में कूद गए? 5 में। कितने साल जेल में रहे? 7 साल। और बहुत बड़े सत्याग्रही थे, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे वो।
यहीं लिख लो, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के पास ही हरियाणा, किसका नाम लिखोगे? श्री राम, पंडित श्री राम शर्मा। ये ज़्यादातर लोग कहाँ के थे? पंडित श्री राम शर्मा, दीनदयाल शर्मा, ये झज्जर की बेल्ट के थे, झज्जर की तरफ के। इसके बाद अगला पॉइंट छोड़ सकते हो, ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कुंज रानी। लेकिन दो औरतें अपने यहाँ मैंने तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, कौन कौन थी? एक सुचेता कृपलानी और एक अरुणा आसफ अली। दोनों का संबंध किससे है? सुचेता कृपलानी, और एक का नाम क्या है? अरुणा आसफ अली। नाम तो अरुणा गांगुली था, लेकिन बाद में उसने शादी की थी आसफ अली से। आसफ अली दोनों हरियाणा की हैं। हरियाणा बेसिकली हरियाणा की है नहीं, इनके पिताजी नौकरी पेशा उस ज़माने में थे। बेटा जो इतने पहले नौकरी में थे वो इंटेलिजेंट आदमी रहे होंगे, अपनी अपनी बेटियों को पढ़ाया। और देखो दोनों एक बराबर सी की हैं, ज़्यादा इनमें एज गैप नहीं है। दोनों ने शादी की अपनी मर्जी से उस ज़माने में पढ़े लिखे आदमियों से, और दोनों के जो हस्बैंड थे ना वो स्वतंत्रता के आंदोलन में एक्टिव थे, यानी पढ़े लिखे काबिल आदमी। दोनों की लाइफ लगभग एक जैसी सी है। दोनों की शादी एक की 20 साल बड़े आदमी से हुई, एक की 21 साल बड़े आदमी से। दोनों हरियाणा की हैं, जन्मी हरियाणा में अंबाला, लेकिन आज अगर देखें तो वो बेल्ट का एक हिस्सा आज कालका वाला पंचकुला में आता है। दोनों ने इंडिया के लिए बहुत काम किया। दोनों हरियाणा के पड़ोस की बड़ी मेंबर बनी। जैसे सुचेता कृपलानी की बात करें तो यूपी की 4th नंबर की सीएम बनी 1963 से 67 के बीच में, है ना। और इनकी बात करें तो ये दिल्ली की मेयर बनी, बड़ी बात थी ये भी, दिल्ली की मेयर बनी। दोनों का इतिहास लगभग एक जैसा है और दोनों ने बहुत काम किया। दोनों ने अब जब एक एज की हैं तो एक साथ बड़ी भी हुई होंगी, इसीलिए दोनों का बहुत बड़ा योगदान क्विट इंडिया मूवमेंट में है। एक ने तिरंगा फहराया था वहाँ पर, हाँ, और एक ने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 47 में दिल्ली से लाल किले पर तिरंगा फहराया था ना, वहाँ पे उसने कविता पढ़ी थी। तो दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगले पेज पर एक मैप है, मैप के दो तरफ दोनों का नाम लिख लो और दोनों को एक लाइन लगा के कंपैरिजन में लिख लो ताकि याद रह जाए। एक नाम लिख लो सुचेता कृपलानी और एक अरुणा गांगुली या अरुणा आसफ अली, ठीक है। सामने लिखना दोनों को ताकि हम दोनों को याद रख पाए। दोनों में थोड़ा कंपैरिजन सा करके पढ़ेंगे तो लंबा याद रहेगा। सुचेता कृपलानी और अरुणा गांगुली। पहले सुचेता कृपलानी के नीचे लिखो 1908 जन्म अंबाला। सुचेता 1908 जन्म अंबाला। डेथ लिख लो 1974, डेथ 1974 1974। अरुणा के नीचे लिखो 1909 1909, तो एक ही साल का गैप हुआ 1909। लेकिन ये जी थोड़ी लंबी 1996 तक थी बेटा, ये 1996 तक। अरुणा आसफ अली 1909 से 1996, वो 1908 से 1974, ठीक है। उनका जन्म कहाँ लिखा? अंबाला में ना, ठीक है। इनका जन्म लिख लो कालका हरियाणा। कालका पंचकुला लिख लेना, लेकिन तब तो कालका अलग नहीं था, पंचकुला तब अंबाला ही था, इसलिए कई किताबों में अंबाला भी लिखा है। कालका लिख लो, कालका पंचकुला, पुराना अंबाला लिख लेना, कालका पंचकुला पुराना अंबाला। इसके बाद इसमें लिखो सुचेता कृपलानी के नीचे लिखो इनके हस्बैंड का नाम JB कृपलानी, जिसने झंडे के ऊपर नहीं काम किया था इंडिया में। इनके हस्बैंड JB कृपलानी, JB कृपलानी। और उनके हस्बैंड लिख लो आसफ अली, आसफ अली। दोनों के हस्बैंड भी बड़ी हस्ती हैं। JB कृपलानी का क्या योगदान है? हरियाणा के इंडिया के झंडा समिति के मेंबर थे, हेड थे बल्कि। और उसके हस्बैंड बताया था एम्बेसडर थे विदेशों में। दोनों के हस्बैंड बड़ी हस्ती हैं, एम्बेसीज में बैठते थे। इसके बाद लिखो इन दोनों का योगदान क्या है। पहले सुचेता के नीचे मेंशन कर लो संविधान सभा की सदस्या, यानी 284 जो सिग्नेचर है ना हमारे संविधान पे, उसमें इनके भी सिग्नेचर हैं। संविधान सभा की सदस्या, सिर्फ 15 औरतें थी उसमें, उनमें से एक ये थी 15 में से। सुचेता कृपलानी संविधान सभा की सदस्या, ठीक है। इसी के नीचे लिख लो यहीं पर ही 14 अगस्त 1947 को वंदे मातरम गाया सुचेता ने।
14 अगस्त 1947 को वंदे मातरम गाया नेहरू की स्पीच से पहले। तुम्हें याद है नेहरू की स्पीच रात में हुई थी, है ना? 12:05 पे उन्होंने नहीं पढ़ा था कि जब दुनिया, आधी दुनिया सो रही है तो भारत जाग रहा है, एक नई आज़ादी में भारत जो है वो प्रवेश कर रहा है। तो वो जो स्पीच बोली ना बेटा, उससे पहले गाया इसने वंदे मातरम। यानी वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत था, लिख लो यहाँ। वंदे मातरम गाया नेहरू की स्पीच से पहले 14 अगस्त 1947, ये रात की घटना थी। इसी में नीचे लिखो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की संस्थापक, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की संस्थापक, ब्रैकेट में लिखना 1940। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस, कांग्रेस तो पुरानी है, महिला कांग्रेस 1940 में बनाई थी इन्होंने। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की संस्थापक 1940। और इसका लास्ट पॉइंट लिखो फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ यूपी, पहली महिला मुख्यमंत्री यूपी की सुचेता कृपलानी। इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो इसमें से ही बनेगा, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा बेटा, ठीक है? अगर पूछें हरियाणा से संविधान सभा की कोई सदस्य थी क्या महिला, तो किसका नाम लोगे? सुचेता। इसके ओरिजिनल सिग्नेचर हैं किस किताब पर? संविधान। मैंने संविधान कई बार तुम्हें दिखाया है ना, उन पन्नों पर इनके भी सिग्नेचर हैं। हमारे लिए प्राउड की बात है कि पूरे इंडिया से 15 थी, उनमें से एक हमारे हरियाणा में जन्मी। कौन थी? सुचेता। पड़ोसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और नेहरू ने जब वो स्पीच पढ़ी थी रात के 12:05 पे, उससे पहले वंदे मातरम किसने गाया था? सुचेता। तो कितनी पढ़ी लिखी काबिल महिला रही होगी। कब जन्मी थी? 1900, हाँ, दोनों लगभग बराबर की हैं, एक 8 की है, एक 9 की, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इनकी डेथ है 1974, वो 1996 की। चलो अब लिखो अरुणा असफ अली के नीचे। हमने पहला पॉइंट लिख लिया, डेट मेंशन कर ली थी। उनके पति कौन थे? आसफ अली। लिखो इसमें नीचे ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक या अगस्त क्रांति मैदान, ग्वालियर टैंक या अगस्त क्रांति मैदान में 8 अगस्त 1942 को तिरंगा फहराया था। ग्वालियर टैंक या अगस्त क्रांति मैदान में, ग्वालियर टैंक या अगस्त क्रांति मैदान। क्यों कहते हैं इसे अगस्त क्रांति? क्योंकि यहीं से हमने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। ये जगह का नाम है मुंबई में। ग्वालियर टैंक या अगस्त क्रांति मैदान से क्या किया था इन्होंने? हाँ, तिरंगा फहराया। क्विट इंडिया मूवमेंट लिख लो ब्रैकेट में, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट QIM। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो दिल्ली की पहली मेयर बनी, दिल्ली की पहली मेयर जिस पे कृपा हुई कृपलानी, वो यूपी गई, बड़ा स्टेट संभाला। अरुणा ने क्या संभाला? दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली की फर्स्ट मेयर बनी, ठीक है, फर्स्ट मेयर, लेडी में फर्स्ट, वैसे तो थे, ये महिलाओं में प्रथम थी। इसके बाद लिखो इन्होंने किसके लिए काम किया? मेन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया प्लस कांग्रेस, दोनों के लिए काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया प्लस कांग्रेस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लिखो, हरियाणा से एकमात्र महिला जिन्हें भारत रत्न मिला, हरियाणा से एकमात्र महिला, आज तक किसी औरत को इनके अलावा मिला नहीं था। अब तो खैर पीछे उनको मिला था जिन्होंने वो गुरुकुल बनाए थे, लेकिन उस टाइम पे इकलौती थी ये। हरियाणा से एकमात्र महिला जिन्हें भारत रत्न मिला मरणोपरांत, जिंदा को तो इसको भी नहीं दिया, मरने के बाद दिया, लिख लो मरणोपरांत। हरियाणा से एकमात्र महिला, हरियाणा से एकमात्र महिला जिनके हस्ताक्षर हैं संविधान सभा की उस किताब पर, वो कृपा, वो कहाँ की CM बनी? और ये अरुणा कहाँ की मेयर बनी? दिल्ली की। इन्हें क्या मिला? मरणोपरांत हरियाणा में भारत रत्न हासिल करने वाली पहली महिला, पहली लिख लेना, ठीक है। इसके बाद यहीं पर लिखो 1997 लिख लेना, 1997। कब मरी थी ये? 96 में। एक साल पहले मिलता तो जिंदा को मिल जाता। हमारी आदत यही है, मर जाए तब दे देते हैं, मरने के बाद किसने देखा बेटा, मरने से पहले दे देना चाहिए। 1997 लिख लो। यहीं लिखो पद्म विभूषण, ये भी मिला
तो इंडिया का सेकंड बड़ा प्राइज ये जिंदा को मिला 1992 पद्म विभूषण। इसी में लिखो इंटरनेशनल लेनिन प्राइज रशिया की तरफ से, इंटरनेशनल लेनिन, लेनिन एक आदमी का नाम था ना, लेनिन प्राइज 1964 तो सबसे पहले लेनिन मिला इनको। फिर नेक्स्ट लिखो जवाहरलाल नेहरू प्राइज 1991। दोबारा देख लो, भारत रत्न 1997 में मिला, पद्म विभूषण 1992 में मिला, इंटरनेशनल लेनिन प्राइज 1964 में और जवाहरलाल नेहरू प्राइज 1991 में। मान लो 4 प्राइज हैं और कहीं इनको सीरीज से लगाओ। सबसे पहले क्या मिला? लेनिन वाला, फिर नेहरू वाला, फिर पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न। कौन सा मरणोपरांत मिला? भारत रत्न। तो हरियाणा से 2 इंपॉर्टेंट औरतें, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल। एक दिल्ली की मेयर बनी, एक यूपी की सीएम। यूपी की सीएम कृपा वाली बनी, जे.बी. कृपलानी की पत्नी थी, जो क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। दोनों का जन्म हमारे अंबाला में हुआ, लेकिन एक का अंबाला आज क्या बन गया? काल का पंचकुला। दोनों का जन्म लगभग 7 का, एक 1908 की, एक 9 की। एक ने पहले वो गाना गाया था, कौन सा? वंदे मातरम। और एक ने तिरंगा फहराया। तिरंगा किसने फहराया? अरुणा आसफ अली, जिसका हस्बैंड मुसलमान है ना, उसने फहराया है तिरंगा। ऐसे दिमाग में कोड रखना, वरना बाद में वहां सब एक जैसे लगेंगे। तिरंगा किसने फहराया? अरुणा आसफ। वो गाना वंदे मातरम किसने गाया? सुचेता। सुचेता कहाँ की सीएम बनी? दिल्ली की। कौन बनी? दिल्ली की मेयर बनी अरुणा आसफ अली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो सिग्नेचर किसके हैं? सुचेता। लेकिन भारत रत्न किसको मिला? अरुणा को। अरुणा को 4 बड़े प्राइज मिले। पहले इंटरनेशनल लेनिन प्राइज, फिर नेहरू पीस प्राइज, फिर विभूषण और फिर भारत रत्न। ऐसा प्राइज तुमने उसका नहीं पढ़ा, किसका? हाँ, लेकिन उनके भी कई बड़े रिकॉर्ड हैं। चलो अब इसमें 3-4 पॉइंट, ये दोनों के तो हो गए पूरे, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट और लिखना भी, नीचे 3-4 बातें और लिख लो। लिखो ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, 4-5 औरतों के बारे में है। लिखो ग्रैंड ओल्ड लेडी, क्योंकि ग्रैंड ओल्ड मैन तो हम पढ़ते आ रहे हैं, अब ओल्ड लेडी। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसके सामने लिखो एनी बेसेंट, ये हमारे हरियाणा की बिल्कुल नहीं है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म समझते हो? राष्ट्रवाद। इंडियन नेशनलिज्म, कौन थी ये नेशनलिज्म की? एनी बेसेंट। कितनी अजीब बात है इंडियन नेशनलिज्म की और हैं बाहर की, आयरलैंड की, वैसे इंडियन नेशनलिज्म की। नेक्स्ट लिखो फर्स्ट लेडी फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। फर्स्ट लेडी फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, ये है हमारी सुचेता कृपलानी। फर्स्ट लेडी फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, सुचेता कृपलानी। फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया सुचेता कृपलानी। कब जन्मी थी? 1908 में। अभी तो पढ़ के आए हम। कहाँ सीएम थी या मेयर थी ये? कृपलानी सीएम। इसने तिरंगा फहराया, गाना गाया? हाँ, तिरंगा वो मुस्लिम आदमी के साथ शादी। अरुणा आसफ अली, वो बनी थी दिल्ली की मेयर। उनको मिले थे 4 बड़े प्राइज, एक इंटरनेशनल लेनिन, एक नेहरू, एक विभूषण और एक हमारा। मरणोपरांत क्या मिला था? भारत रत्न। चलो इसमें तीसरा पॉइंट लिखो ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये है अरुणा आसफ अली। एक एक शब्द से आंसर बदलते हैं बेटा वहाँ। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी स्वतंत्रता की लड़ाई की पहली महिला जिसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया बड़े लेवल पर, अरुणा आसफ अली। अगर फ्रीडम फाइटर कहेंगे तो हाँ, और ओल्ड लेडी ऑफ फ्रीडम मूवमेंट कहेंगे तो, अगर ध्यान से देखें तो दोनों का मतलब एक जैसा ही तो है। दोनों एक ही उम्र की हैं, 1908 और 1909, लेकिन नाम अलग अलग हैं। अगर कहें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो किसका नाम आएगा? अरुणा का। हाँ, जिनके हस्बैंड आसफ अली थे। और अगर कहें फ्रीडम फाइटर फर्स्ट तो फिर हमारी सुचेता कृपलानी।
कृपा थी, इसके ऊपर ये फाइटर बनी, तो फ्रीडम फाइटर कहें तो कृपलानी। झंडा फहराने की बात करें तो तब कौन आएगी? और अगर कहें वो वंदे मातरम गाने वाली तो मेयर पूछेंगे तो भारत रत्न कहेंगे तो, और वो सिग्नेचर कहें तो ठीक है। अगर ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कहेंगे, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ, हाँ अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो, अगर इंडियन नेशनलिज्म कहेंगे तो एनी बेसेंट, बी से बेसेंट वाली नेशनलिज्म, और अगर कहेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट तो नाम आएगा हमारे वाले का, अपने वाली का नाम टिक कर देना इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, और फ्रीडम फाइटर में अपने वाली सुचेता, दो तो हरियाणा की ही हो गई ना ये। और अगर कहें नेशनलिज्म तो एनी का नाम लिख देना, लास्ट लिख लो इसमें ओल्ड लेडी गांधी। ओल्ड लेडी गांधी, एक औरत को लेडी गांधी कहते हैं, ओल्ड लेडी गांधी, ये बंगाल की थी बेटा, 72 साल की, लिख लो बंगाल की थी, नाम था इनका मातंगिनी हाजरा, मातंगिनी हाजरा। अब पता नहीं बेटा सच है कि झूठ, ऐसे कहते हैं कि एक मूवमेंट शुरू होना था क्विट इंडिया मूवमेंट में, गांधी जी तो पकड़ लिए गए थे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ की बेल्ट में ये मूवमेंट फैलाना था, तो भीड़ थी पूरी, उस भीड़ में कोई कहता है कि तिरंगा ऐसे गिर गया था, जो भी हमारा नेशनल फ्लैग था उस टाइम का। ये औरत 72 साल की बेचारी ऐसे थोड़ी 72 में एज हो जाती है, बुजुर्ग हो गई थी, वो झंडे को उठाने गई, ऐसे उठाया ही था, तो अंग्रेज ने गोली मार दी, तो उनको लगा होगा ये तो एक क्रांतिकारी महिला है, तब से इनके नाम के आगे ये जुड़ गया। तो अब ये पता नहीं कि वो सच में बेचारी उसको उठा के नाराई लगाने वाली थी या क्या था, लेकिन इनके नाम के आगे एक बड़ा वो जुड़ गया। लिख लो ये ओल्ड लेडी गांधी, बंगाल की थी, 72 साल की। मातंगिनी हाजरा, क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लिया था 1942 में, लिख लेना 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 4 औरतों का नाम हमने पढ़ लिया, एक तो ओल्ड लेडी गांधी, मातंगिनी हाजरा, बंगाल में क्विट इंडिया मूवमेंट, एक हमने पढ़ा इंडियन नेशनलिज्म की लेडी एनी बेसेंट, एक पढ़ा अपनी फ्रीडम फाइटर सुचेता करनी, और एक हमने पढ़ा नेशनल जो ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अरुणा आसफ अली। आसफ अली ने वंदे मातरम गाया या तिरंगा फहराया? और किसने वंदे मातरम गाया? किसको भारत रत्न मिला? किसके सिग्नेचर हैं? ठीक है, अब इन दोनों में बार बार पढ़ोगे ना फिर ये याद रह जाएगा। चलो वापस आ जाओ, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, इसको छोड़ देना कुंजरानी को। स्वदेशी आंदोलन के समय हरियाणा, पढ़ लो इसको, 1907 तक हरियाणा के कई जिलों में कांग्रेस की शाखाएं स्थापित हो गई। पहली शाखा कहाँ बनी थी कांग्रेस की? अंबाला। किसने बनाई थी? लाला मुरलीधर ने, और घूम के आए थे ना पहले 85 में। आगे पढ़ो, तो 1907 तक सब में बन गई, यानी 20 साल में सारे में बन गई। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के दौरान लाला लाजपत राय की लोकप्रियता बढ़ गई। लाला लाजपत राय पढ़ लिख के भी तो आ गए थे वापस, कहाँ गए थे पढ़ने? लाहौर। फिर पढ़ लिख के वापस आए, तो याद करें इनके पिताजी हिसार में पोस्टेड थे, वकील थे। उससे पहले 15 साल की उम्र में कहाँ काम कर रहे थे? रेवाड़ी में। तो बुद्धि विकसित थी, पब्लिक डीलिंग आती थी, पढ़ाई कर ली, हर चीज में परफेक्ट हो गए थे। आगे पढ़ो, लोकप्रियता बढ़ गई। 1907 में उन्हें भारत से निर्वासित करके बर्मा के मांडले जेल भेज दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? 6 महीने में वापसी। लिख लो यहाँ, जन दबाव के चलते वापस निकाल लिए गए थे, ये वापस आए थे इंडिया, जन दबाव के चलते वापसी। 1907 में ही वापस आ गए थे, मई में भेजे थे और नवंबर में छोड़ दिए थे ये। इसके बाद आओ मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो 2 आदमी हैं, पता है क्या हुआ था मार्ले मिंटो में? हिंदू और मुसलमानों के चुनाव की सीटें अलग कर दी गई थी, लिखत पढ़त करके। टिक करो इसमें, मार्ले मिंटो सुधार। पहला पॉइंट पढ़ना, इस सुधार कमेटी में केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों के रूप में, अंडरलाइन करो, हिसार के जवाहरलाल भार्गव, इन नेहरू नहीं है, ये हमारे हैं भार्गव, और करनाल के मौलवी अब्दुल गनी। अब देखो भार्गव मतलब हिंदू और अब्दुल मतलब मुस्लिम, तो वही तो बता रहे हैं 1909 में शामिल थे। इनके विरोध किया था बाल मुकुंद गुप्त ने, लेकिन जानते हो बाल मुकुंद गुप्त तो मर ही गए थे
1907 में। तो ये तो उस टाइम के विरोधी हैं जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया लॉर्ड कर्जन। तुम्हें याद है शिव शंभू के चिट्ठे, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियाँ, व्यंग्य लिखते थे, किस पे कटाक्ष करते थे? लॉर्ड कर्जन पर। तो 1909 में नहीं है ये तो मर चुके, यहाँ लिख लो, डेथ 1907। लेकिन ये 1905 से उसके ऊपर बेइज्जती कर रहे थे ना, उसको रोस्ट कर रहे थे उस जमाने में, 1905 से। तो मर गए थे 1907 में। रेवाड़ी से शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा, यहाँ लिख लो लॉर्ड कर्जन के विरुद्ध, लॉर्ड कर्जन के विरुद्ध। तो बाल मुकुंद गुप्त बहुत अच्छे राइटर रहे होंगे अपने ज़माने के, है ना, पत्रकार रहे होंगे। 8वीं क्लास से तो इस बच्चे की कविताएं कहानियां छपने लग गई थी। इसके बाद आ जाओ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा। अगर हम याद करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? 1914 से 18। इस बीच में भारत में वापसी हुई थी गांधी की 9 जनवरी 1915, और इस टाइम पर पीक पर था ये युद्ध। तब गांधी जी को अंग्रेज़ों ने कहा कि भैया तुम्हारी बात लोग मान लेंगे, तुम 22 साल बाद लौटे हो, तुम्हें एक्सपीरियंस है, जनता को ये कहो जवान लड़के सारे हमारी मदद करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, फिर हम इनको आज़ाद करेंगे, कुछ हद तक आज़ादी देंगे। गांधी इस बात में झूठ में फंस गए और गांधी ने हरियाणा प्लस पंजाब के जो लड़के तगड़े थे, जिनका बिल्ट अच्छा था, जो सेना में कामयाब होते। अब सेना में कामयाब 4 फुट का आदमी थोड़ी ना हो सकता है बेटा, सेना में तो लड़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ के सारे ताकतवर लड़कों को भाषण दे दे के कहा कि जाओ अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। लोग हमारे यहाँ पे कम सोच समझते थे, तो ठीक है जो कह दिया मान लिया, यहाँ से जा के भर्ती हो गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लड़के शहीद हुए थे, और ऐसे को शहीद नहीं कहते, मरे थे, क्योंकि हमारे देश के लिए तो कोई नहीं, वो तो बेचारे गांधी जी की बातों में आ गए। इतने सारे लड़के हमारे गवा दिए हमने गांधी जी की बातों में। तब तक गांधी जी खुद भी नहीं जानते थे कि अंग्रेज चोर निकलेंगे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, गांधी ने कहा भाई दो आज़ादी, इतने लोग हमारे तुम्हारी वजह से मर गए। तो बोले कौन सी आज़ादी, हम कोई आज़ादी नहीं देंगे। किसने कहा आज़ादी देंगे? अपनी बात से फिर ना बेटा, उनको लगना ही क्या था, उनकी कौन सी इज्जत बेइज्जती थी यहाँ। फिर गांधी को फील हुआ कि मुझसे गलती हो गई। गांधी ने फिर, एक होता ना बेइज्जती, अपने मन में गिल्ट आना, गांधी ने उनकी एक बहुत बड़ी उपाधि आगे जाके वापस की थी, केसर ए हिंद, है ना। जब वो बहाना तो खैर वो जलियांवाला बाग बना था, लेकिन रियलिटी यही है। 1919 में फिर वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, कई सारी चीजें मिक्स हो गई, तब गांधी जी ने अपनी उपाधि लौटा दी थी। चलो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हरियाणा देश में एनी बेसेंट, अभी एनी बेसेंट क्या थी? नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म की लेडी थी वो, तो टिक कर लो एनी बेसेंट। और बाल गंगाधर तिलक, ये तिलक वापस आ गए। 2 लड़के गए थे, एक लाला लाजपत राय और एक बाल गंगाधर तिलक, दोनों को 1908 में मांडले भेज दिया। तिलक की जनता प्रभाव नहीं बना पाई, हरियाणा पंजाब ने दबाव बनाया। तिलक बाद में वहीं 6 साल काट के आए, लेकिन लाला जी तभी वापस आ गए थे 6 महीने में, वो 6-7 साल काट के आए थे। तो ये टिक कर लो। होम रूल लीग बनाई दोनों ने 1916 में। हरियाणा की शाखा के अध्यक्ष बने नेकीराम शर्मा। कौन नेकीराम शर्मा? वही पंडित नेकीराम शर्मा जो किससे बहुत इम्प्रेस थे? तिलक से, तिलक से बहुत इम्प्रेस थे। कौन कह रहा था कि ये तुम्हारी बकवासबाजी है, तो गांधी ने असहयोग की बात की, मैं नहीं मानता। सर छोटू राम, छोटू राम ने कहा तुम लोग ये फालतू की बातों में मत आओ हरियाणा के लोग, ये गांधी का ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। नेकीराम शर्मा जी किसको फॉलो करते थे? हाँ, ये तिलक को। देखो 3 दोस्त हैं, लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय हमारे यहाँ काम करते हैं, तिलक काम करते हैं महाराष्ट्र गुजरात में, और पाल बिपिन चंद्र पाल बंगाल उड़ीसा में। तो हर जगह का प्रभाव अलग अलग होता है। नेकीराम शर्मा हमारे हैं हरियाणा के, लेकिन उन पे प्रभाव हरियाणा वाले का नहीं है, उन पे प्रभाव तिलक का ज़्यादा है। वो तिलक के डिविजनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर भी बनेंगे, ये टिक कर लो। नेकीराम शर्मा हरियाणा की शाखा से आसफ अली के साथ गिरफ्तार। कौन आसफ अली? जिससे अरुणा ने शादी की। कौन अरुणा? जो दिल्ली की मेयर बनेगी। और अरुणा को कोई प्राइज भी मिला है क्या? आसफ अली को ही तो मिले हैं सारे प्राइज। कौन कौन सा? मरणोपरांत भारत रत्न और लेनिन, नेहरू और पद्म विभूषण। तो उस लेडी के हस्बैंड हैं ये। नेकीराम शर्मा आसफ अली के साथ गिरफ्तार। नेक्स्ट टिक करना, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबको पता है ना रॉलेट एक्ट क्या था? नहीं पता तो सुन लो। एक आदमी था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट। अब अंग्रेज़ों ने अपनी लोकसभा में वहाँ ब्रिटेन में एक बिल पेश किया और कहा इंडिया के लड़के ना ज़्यादा कुछ हमारे एंटी हो रहे हैं, इनको दबाने के लिए एक बिल ले आओ, कानून।
नाम कुछ दिया, रियलिटी कुछ निकली। नाम दिया कि हम जो है इंडिया को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कुछ घटिया लोगों को गिरफ्तार करेंगे और उनके ऊपर हम केस भी नहीं चलाएंगे, उनको पकड़ के गायब भी कर देंगे। एक्चुअल में क्या था, उसके बहाने क्रांतिकारी यंग लड़के पकड़ने थे जो कि सरकार के खिलाफ थोड़ा सा भी बोलते थे क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। तो सरकार ने इस एक्ट के थ्रू सब जवान ताकतवर लड़कों को उठा के और ख़त्म करने का प्लान बनाया। इसीलिए हमने इसका विरोध किया और हमने कहा काला कानून, क्योंकि इसकी कोई अपील नहीं लगती थी, कोई वकील नहीं था, कोई इसकी सुनवाई नहीं थी। तो बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून था काला कानून। क्योंकि इसका नाम बड़ा लंबा था तो इसको शॉर्ट में कहते हैं रॉलेट एक्ट, क्योंकि ये सजेस्ट किया था सिडनी रॉलेट नाम के आदमी ने। इसी एक्ट में ना हमारे 2 लड़के पकड़े गए जो गायब हो जाने थे, मार डालने थे। एक सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल, एक हिंदू एक मुसलमान। अब हिंदू मुसलमानों को ये बंटवा के पहले ही चाहते थे। हमारे 2 लड़के उठा लिए यहाँ से, पंजाब की बेल्ट से। तो पंजाब के बहुत सारे लड़कों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया, इकट्ठे हुए और कहा एक साथ प्लान बनाते हैं क्या करना है। उस प्लान बनाने वाली जगह पर बाय चांस जलियांवाला बाग से लोग जो वो घूम के आए थे मेला, वो वहाँ आ गए। वो एक भीड़ बन गई। जैसे इंडियंस की आदत है, कहीं कोई कुछ हो रहा है तो 2 लोग खड़े हैं तो 2 और, भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 6 8 ऐसे वहाँ वो भीड़ इकट्ठी हो गई। उन्हें नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है। नहीं वो कोई क्रांति करे, अरे जिसके इतने इतने, सोचो तुम 6 हफ्ते का बच्चा मरा था वहाँ, 6 हफ्ते के बच्चे को लेकर कोई क्रांति के मैदान में क्यों ही जाएगा। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। मेजोरिटी को कुछ अता पता नहीं था, वो बस जाके वहाँ खड़े हो गए थे कि क्या हो रहा है यहाँ। कुछ लोगों को पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। इस बात का नुकसान जो था वो सबने उठाया और वहाँ फिर हम जानते हैं कि कितने लोग मर गए, वो पूरा कुआं भर गया। लोगों जब भागने लगे दीवारों पर भी, वो सब चीज़ें आज भी हैं हमारे सामने। पढ़ो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। आर्य समाज के लोकप्रिय नेता स्वामी श्रद्धानंद, ये श्रद्धानंद बहुत बड़े आदमी हैं और ये जो कहते हैं लोग उसको तुरंत मान लेते हैं, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं। आगे एक पढ़ेंगे भक्त फूल सिंह, जिनके नाम की यूनिवर्सिटी है, वो इन्हीं के तो फॉलोअर हैं। इन्हीं की बातों को सुन के तो वो सब त्यागेंगे। टिक करो ये श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद, फिर पढ़ लो बस, ने रॉलेट एक्ट की घोर निंदा की और अंडरलाइन करना, महात्मा गांधी को पंजाब आने का निमंत्रण दिया। परंतु 10 अप्रैल 1919 को गांधी पलवल से गिरफ्तार किए गए। ये गांधी की इंडिया में फर्स्ट गिरफ्तारी, लिख लो। गांधी सबसे पहले इंडिया में गिरफ्तार हुए थे हमारे हरियाणा में, पलवल में। पर गांधी ने कोई क्राइम नहीं किया, तो क्या किया था, सोचो गांधी जी को बुलाया, मुंबई के आसपास रहते थे भाई, उस टाइम मुंबई मतलब ये गुजरात भी इलाका था। जबकि ये घटना है ना बेटा, इस टाइम पर आश्रम हुआ करता था इनका। कौन सा आश्रम? साबरमती। अहमदाबाद में था ना साबरमती आश्रम। तो वहाँ मैसेज गया कि आपको पंजाब बुला रहे हैं जी, इकट्ठे हो रहे हैं बहुत लोग। तो महात्मा गांधी वहाँ से ट्रेन पकड़ के अपना और सोचो हरियाणा की तरफ आ गए, पंजाब की तरफ। पलवल पे उन्हें उतरना था ट्रेन से, तो पलवल पे उतरे। पहले से ही अंग्रेजों को भान था कि गांधी जी आएंगे, गांधी आएंगे तो बिना बात बड़ी बनेगी। उन्होंने गांधी को उतरते ही पकड़ लिया, हथकड़ी पहनाई और स्टेशन के दूसरी तरफ ले गए कि जो वापसी की ट्रेन है उसमें बैठा दो। बस वापसी में बैठा दिया, कोई जेल वेल नहीं हुई, लेकिन गिरफ्तारी हो गई। तो गांधी की पहली गिरफ्तारी कहाँ हुई? हमारे पलवल में, हरियाणा की ज़मीन पर पहला जो गिरफ्तारी दी गांधी ने यहीं दी थी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि पहली गिरफ्तारी कहाँ हुई, तो ये टिक कर लो इसमें, 10 अप्रैल 1919। फिर पढ़ो 13 अप्रैल 19 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। गांधी के आने से मतलब यहाँ आ भी नहीं पाए थे, उसके 3 दिन बाद ही। इसके विरोध में लाला मुरलीधर ने, कौन मुरलीधर? वही जो कांग्रेस की बैठक में गया, जिसने पहली ब्रांच खोली, वही मुरलीधर ने सर और राय बहादुर की उपाधियां त्याग दी। तो ये त्याग दी उपाधियां। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद और राय बहादुर की उपाधि। अब तुम सोचो, गांधी तो 15 में इंडिया आए, तो 19 में गांधी ने ऐसा क्या कर दिया कि केसर ए हिंद मिला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़कों की जो भर्ती करवाई। इसको गांधी जी प्राउड से बताते थे या गिल्ट था उनको? गिल्ट था। इसलिए किताबें ये बिल्कुल नहीं लिखती कि केसर ए हिंद क्यों मिला। रियलिटी है केसर ए हिंद मिला था, उपाधि मिली थी 1917 में। अंग्रेजों ने खुश होकर दी कि इस आदमी ने इतने सारे लड़के भर्ती करवाए हमारे लिए। यहाँ लिख लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेना की भर्ती के लिए मिली थी। बाद में इनको गिल्ट होता था इस पर कि यार मैंने क्यों उपाधि ली है, फिर त्याग दी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, WW लिख लेते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैनिकों की भर्ती के लिए मिली थी उपाधि।
तो ये तो कहीं ना कहीं बेइज्जती की बात है, इसीलिए किताबें ये बात लिखती नहीं कभी भी। तुम किसी किताब में नहीं पढ़ोगे कि केसरे हिंद क्यों मिली, ये पढ़ोगे केसरे हिंद त्याग दी। बचपन में कभी स्कूलों में बताया भी नहीं जाता, क्योंकि इसको सुन के थोड़ा लगता है यार गांधी जी भी गलत थे। इंसान था ना, इंसान गलती से ही सीखता है बेटा, तो उन्होंने भी गलती कर दी थी। नेक्स्ट पढ़ना खिलाफत, इसमें कोई खास नहीं है। असहयोग पे आ जाओ। किसने कहा ये असहयोग फालतू की बात है, मैं नहीं मानता। हमारा लोकल लीडर थे सर छोटू राम, और उन्होंने फिर जमींदारा लीग बनाई थी, बताई थी मैंने, जमींदारा लीग। बाद में फिर कहा कि ये जमींदार के अलावा भी तो लोग हैं धरती पर जिनके पास जमीन ना हो, फिर बनाई यूनियनिस्ट पार्टी। ये यूनियनिस्ट पार्टी आगे जाके फजली हुसैन एक लीडर का नाम है, उनका नाम आएगा। जल्दी से टिक कर लो। असहयोग। असहयोग आंदोलन के दौरान रोहतक, टिक करना रोहतक। फिर पढ़ना कि सभा के अध्यक्ष लाला श्यामलाल, अंडरलाइन कर लो। रोहतक में कोई लाला श्यामलाल, ये सब जो लाला है ना बेटा, ये अमीर आदमी हैं। ये आंदोलन वांदोलन नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं होती, इनके पीछे बैक होती है। लाला क्या नाम था इनका, श्यामलाल, अंडरलाइन करो। चौधरी छोटू राम ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया क्योंकि वे इसके विरोध में थे। चौधरी छोटू राम टिक कर लो, नहीं को डबल टिक कर लो, नहीं, विरोध में थे वो। बस पढ़ो आगे। पंडित मदन मोहन मालवीय, ये तो गांधी जी के खास आदमी थे, और मोहम्मद अली अक्टूबर 21 में हरियाणा आए। 15 फरवरी को गांधी जी ने भिवानी में, अंडरलाइन करना, गांधी ने भिवानी में कांग्रेस की सभा को संबोधित किया और रोहतक में वैश्य उच्च विद्यालय की नींव रखी। ये गांधी ने रोहतक और भिवानी की यात्रा की ताकि लोग इंप्रेस होके कौन से आंदोलन में कूद पड़े। हमारा एक लोकल लीडर कह रहा था मैं इसका विरोधी हूँ, सर छोटू राम। क्या छोटू राम की इमेज थी हरियाणा में या नहीं थी? इनका असली नाम क्या था, राम रिचपाल। याद है ये पढ़ने आगरा गए थे, इनकी पढ़ाई का खर्चा सेठ छज्जू राम ने दिया था। LLB पढ़े हुए थे उस टाइम। बाद में अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि दी, मार्केटिंग बोर्ड बनवाया था अनाज की बिक्री के लिए। ये क्या कहलाते हैं, किसानों के मसीहा। तो लोकल इस आदमी की एक अपनी जगह थी, और इस आदमी की जगह को नीचा करने के लिए भी एक यात्रा हुई थी कि भैया अगर गांधी नहीं आए तो कोई ना माने। फिर गांधी जी खुद आए थे हमारे, कहाँ कहाँ, भिवानी और रोहतक में, क्योंकि यहाँ के लोकल लीडर को मात देनी जरूरी थी। बहुत लोग फिर नहीं जुड़े थे। नेक्स्ट टिक करना। इसी दौरान 23-24 में छोटू राम ने जमींदारी लीग बनाई। किसको छोड़ दिया था इन्होंने, कांग्रेस, लिख लो, कांग्रेस त्याग दी थी। फिर कांग्रेस त्याग के काम तो करना पड़ेगा ना, तब जमींदारी लीग बनाई बेटा। ठीक है, चलो ये साइमन कमीशन की कहानी सुनाए बिना काम नहीं चलेगा, तो वो कल बता दूंगी, साइमन कमीशन में हरियाणा का योगदान।